हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी यहाँ पे फरवरी मंथ की चल रही है। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमी के लेसन देख रहे हैं। तो इकोनॉमी में हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज देख लेते हैं डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, और अगर टाइम बचा तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी देख लेंगे। इट मीन्स कि एआरसी कंपनी के बारे में भी यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में। एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके द्वारा डायरेक्शन लाया गया कि 2021 में जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा हमारा जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ऑनलाइन पेमेंट जैसे भी आप करते हो तो उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। इट मीन्स कि और ज़्यादा लोग तक इसको पहुंचाना है और इसको ईज़ करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट कर सके। तो ऐसी डायरेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी ये समझिए कि क्यों यहाँ पे इस तरीके का डायरेक्शन लाया गया है। तो सबसे पहला है कि बर्गनिंग इंस्टेंसेस ऑफ आउटेजेस देखने को मिल रहा है, फ्रॉड देखने को मिल रहा है, साइबर ब्रीचेस देखने को मिल रही है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में। आप देखो कि कई बार आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग रह जाता है। तो बस यही चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहता है, आप बार बार चेक करते हो कि आपकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हुई कि नहीं, इनकम्प्लीट रह गई, क्या प्रॉब्लम रह गया, नहीं प्रॉब्लम रह गया। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आपके साथ होते रहे या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ होते रहे तो एक ट्रस्ट लॉस हो जाता है कि हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, पेमेंट कट जा रहा है, मनी डिडक्ट हो जा रहे हैं, बट ये आपका पेमेंट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कई बार फ्रॉड देखने को मिल रहा है, कई बार साइबर ब्रीच देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे जो लगातार यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है डिजिटल पेमेंट सिस्टम से, तो इसको सही करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सिक्योर करने की ज़रूरत है। जब तक आपको ये फील नहीं होगा ना कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे वो आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, वो सिक्योर है कि नहीं है, तब तक आप वो उस तरीके के ट्रांजैक्शन ऑप्शन को आप ऑप्ट ही नहीं करोगे। तो सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये कंट्रोल और कंप्लाइंसेस होनी चाहिए बैंक में, गेटवे में, वैलेट में और अदर जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ है। गेटवे क्या होता है, जब भी आप देखो कि कुछ भी परचेज़ करते हो आप तो कार्ट में रखते हो। कार्ट में रखने के बाद मान लीजिए फ्लिपकार्ट में आपने कुछ परचेज़ किया, कार्ट में रखा, कार्ट में रखने के बाद जब आप यहाँ पे पे करने जाते हो तो पे करने में जब आपने क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम वॉलेट या फिर कहीं से भी आप अगर इसको पेमेंट करने जाते हो तो उसके बाद एक आपका पेज ओपन होकर आता है जिसमें लिखा रहता है कि प्लीज़ डोंट प्रेस बैक। ओके, बैक आपको प्रेस नहीं करना है, आपको कुछ सेकंड जो है वहाँ पे वेट करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो गेटवे पेज होता है, यानी कि आपके जो अकाउंट है ना उसको कनेक्ट किया जा रहा है फ्लिपकार्ट में, जिससे कि आपका जो है सही तरीके से डिडक्शन हो। तो वो गेटवे है। वैलेट है जो कि आप देखते हो कि एक पर्स भी होता है आपके ऐप में, चाहे वो पेटीएम हो चाहे आपका फ़ोनपे हो। ठीक है, वैलेट में भी आप पैसा रखते हो या फिर कोई और भी जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ है। तो ये सब सिक्योर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और कंप्लाइंसेस हो। साथ ही साथ आप देखो कि कॉन्फिडेंशियलिटी हो। हमारे जितनी भी डेटा है, कस्टमर की डेटा आप देखो कि चाहे आप कहीं पे भी रखो, चाहे पेटीएम में रखो या फिर आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जो भी आप लोग वेबसाइट यूज़ करते हो या फिर ऑन ई कॉमर्स यूज़ करते हो, वहाँ पे आपकी जो भी कार्ड की डिटेल्स होती है तो वो सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। आज के डेट में देखो आपके पास एक न्यूज़ निकल कर आ रहा होगा कि मोबिक्विक जो था वो भी यहाँ पे ऐसे ही पेमेंट वाला ही था जैसे आपका पेटीएम वगैरह है। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा सुनने को आ रहा था कि इन्होंने अपने बहुत सारे कस्टमर की डेटा को जो है डार्क नेट पर सेल कर दिया। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कौन यहाँ पे यूज़ करेगा। मोबिक्विक में जितने भी कस्टमर थे, मेरे 2-3 लोग थे वहाँ पे, तो वो सब अपने अकाउंट को डिलीट कर दिए। तो देखिए इस तरीके की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी तो अगेन लोग जो है ना यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से डरेंगे। साथ ही इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए कि आप जिस तरीके से पेमेंट करते हो और आपका पेमेंट पेंडिंग रह जाता है, लेकिन आपकी मनी डिडक्ट हो जाती है और फिर वो आपका जो है रिफ़ंड नहीं होता है। तो इस तरीके का डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म भी होना चाहिए कि लोग वहाँ पे जाकर अपनी कंप्लेन कर सकें और उनका कंप्लेन जो है वो विदिन लिमिट टाइम में उसको सुनना चाहिए और उसको रिजॉल्व भी करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो गोल है कि लेस कैश और कैशलेस इकॉनमी का, जब हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तब मोदी जी कहे थे कि एक टारगेट है हमारा, एक गोल है कि हम लोग यहाँ पे लेस कैश हो, यानी कि लोगों के हाथ में कम कैश हो और कैशलेस इकॉनमी हो, यानी कि सारी चीज़ें डिजिटल हो जाए। आप बाहर भी जाओ तो आपको ज़रूरत नहीं पड़े कि आप पर्स कैरी करो, आप सिर्फ अपनी मोबाइल कैरी कर रहे हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कही गई थी। तो चलिए ये सारे तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि हाँ कुछ न्यू डायरेक्शंस की ज़रूरत है, तो इसलिए ये सारे डायरेक्शंस लाए गए हैं। अब क्या क्या डायरेक्शंस है, क्या क्या यहाँ पे बातें की गई है, इसे भी देख लेते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स डायरेक्शन 2021 की है। ये डायरेक्शन इसलिए इशू किया गया है कि एक रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे कॉमन जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, यानी कि कम से कम जो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और कंट्रोल रहे। एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये एप्लीकेबल होगा सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ में, जैसे सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेटीएम बैंक हो गए, क्रेडिट कार्ड इशूइंग जितने भी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ है। तो ये जो आपका डायरेक्शन लाया गया है, ये सारे यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं इन सब में एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन है ना, उसमें भी ये आपका एप्लीकेबल होगा, और पेमेंट ऑपरेटर में भी और गेटवेज में भी, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे आपकी बातें हैं उन सब में ये सारे डायरेक्शंस जो है फॉलो किए जाएंगे। अब इस डायरेक्शन के अंदर देख लेते हैं कि क्या बातें की जा रही है। रेगुलेटेड जो एंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पे एक पॉलिसी बनानी है, और ये अप्रूवल किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, जो कि डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज के होंगे। उनको अपना खुद का पॉलिसी बनाना है। साथ ही ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ की बात करें तो उनको मल्टी टीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि मल्टी टीयर क्या होता है कि आपका 2-3 पार्ट में जो है आपका एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर होना चाहिए, और साथ ही साथ सेग्रेटेड एप्लीकेशन हो, यानी कि अलग अलग हर चीज़ की जो है एप्लीकेशन हो। डेटाबेस हो, यानी कि डेटा जो है उसका एक इकट्ठा होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, उसको डेटाबेस कहते हैं। और प्रेजेंटेशन लेयर हो, यानी कि लेयर के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंटेशन होना चाहिए डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। साथ ही आप देखो कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को भी करना है, यानी कि कोई भी तरीके के धोखाधड़ी हो रही है, गलत तरीके से लोगों के अकाउंट से पैसे जो स्नैच किए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी केसेस है, डे बाय डे आपको ये सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि सिर्फ आप अगर गलत लिंक पे क्लिक कर देते हो, या फिर आप गलत कॉल का जो है रिस्पॉन्ड कर देते हो कि आप अपनी जो डिटेल्स है कार्ड डिटेल्स बता देते हो, या फिर आपको कॉल मैसेज आते हैं कि आपने इतने बम्पर प्राइजेस जीत लिए हैं, आपको इतना लकी ड्रॉ में आपने इतने जीत लिए, आप बस अपने कार्ड का डिटेल भेजिए, उसके बाद आपके पास वो प्राइस आ जाएगा। तो ये सारे जो लोग होते हैं इसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो उस हिसाब से जो फ्रॉड हो रहा है ना, इस रिस्क को मैनेज करना है। साथ ही रियल टाइम और नियर रियल टाइम जो रिकंसिलिएशन फ्रेमवर्क है उसको लेकर आना है। रिकंसिलिएशन फ्रेमवर्क कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ और सारे अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में तो एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिससे कि जब वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना उनके बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए। रियल टाइम में जिस समय वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस समय में उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। कस्टमर प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ी बात तो यही है। मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में जब तक कस्टमर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया जाएगा, कस्टमर की डेटा को यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जाएगा, तब तक ये डिजिटल जो पेमेंट है ना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अवेयरनेस लेकर आना है, यानी कि लोगों को बताना भी है कि आप यूज़ करो, लेकिन यूज़ करने के अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक ऐसा रिड्रेसल मैकेनिज्म है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो बिना डरे। और ये चीज़ें उनको इंश्योर करानी है कि आप अगर कंप्लेन कर रहे हो तो आपकी कंप्लेन को सुनी जाएगी, और साथ ही साथ उसका जो है सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, कार्ड पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल है, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर रखा गया है कि इसको सही तरीके से देखना है। फाइन, अब देख लेते हैं कि हमारे कंट्री में ये तो सारे डायरेक्शंस थे जो कि दिए गए, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का क्या हालचाल है, कैसा है हमारे कंट्री में। तो हमारे यहाँ कानून लाया गया था 2007 में, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, जिसमें कि कहा गया था कि क्या होता है डिजिटल पेमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के वे में किया गया हो, ऑथराइजेशन या फिर ऑर्डर टू द बैंक या टू डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट मेंटेन विथ डैट बैंक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, और यहाँ पे पीओएस ट्रांसफ़र भी है। यानी सिंपली आप समझिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप हमारी विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर रहे हो प्रीलिम्स की, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हो मनी। तो ये क्या हो गया, आप डिजिटली कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ आकर आप जो है कैश में पैसे देकर आप विज़न है टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ये ऑनलाइन है तो आप भी ऑनलाइन यहाँ पे जो है कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि मान लीजिए कि आप दुकान में जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, लेकिन कैश नहीं देते हो, आप अपने कार्ड को जो है पीओएस जो मशीन होता है उसमें आप स्वैप करके वहाँ पे पेमेंट कर देते हो, तो ये भी एक डिजिटल पेमेंट हो गया। एटीएम ट्रांजैक्शन है, एटीएम के थ्रू भी आप देखते हो कि ट्रांजैक्शन होता है, उसमें भी आप करते हो, तो ये भी आपका उसी में हो गया। डायरेक्ट डिपॉजिट या फिर आपका विड्रॉवल ऑफ फंड है, और ट्रांसफ़र जो भी यहाँ पे टेलीफोन के थ्रू आपका इनिशिएट हो रहा है, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर कार्ड पेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, कार्ड में कार्ड की सारी डिटेल्स आप इनपुट करके कार्ड से पेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो। सो ये सारे किसके अंदर आते हैं, डिजिटल पेमेंट के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है किस कानून के तहत, तो 2007 में जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आया था उसके तहत ये डिफाइन किया गया है। फाइन, ये चीज़ें आपके अंदर क्लियर हो गई। अब देखिए कि डिजिटल पेमेंट,
डिजिटल पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट मोड में किया जाता है। अब बहुत सारे मोड है। सबसे पहला है NEFT, यानी कि ये क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे RTGS, यानी कि ये आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। उसके बाद IMPS है, इमीडिएट आपका जो है पेमेंट सिस्टम है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। तो आप देखो एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए इन तीनों में आप यहाँ पे बेसिक डिफरेंस समझिए कि NEFT, RTGS और IMPS में क्या अंतर है। मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, तो ₹1 आप NEFT के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मिनिमम जो RTGS है, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जितना आप रियल टाइम में ट्रांजैक्शन कर रहे हो उतना आपको जो है रियल टाइम पता चल जाएगा, रियल टाइम में पहुँच जाएगा। सेंडर टू रिसीवर अगर जा रहा है तो जहाँ अभी आप 2 लाख रुपीज़ अगर यहाँ से भेज रहे हो RTGS के थ्रू, तो वो दूसरे के अकाउंट में 2 लाख जो है वो तुरंत आपका डिपॉजिट हो जाएगा। साथ ही IMPS में अगर देखें इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तो इसमें आपको ₹1 मिनिमम भेज सकते हो। पेमेंट ऑप्शन आप देखो कि यहाँ पे NEFT जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, RTGS ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और IMPS जो है ये ऑनलाइन है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो कि ये आपका वैरीज करता है बैंक टू बैंक, और RTGS में भी वैरी करता है बैंक टू बैंक। लेकिन IMPS यानी कि ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो और सेंड कर पा रहे हो, तो 2 लाख तक आप जो है ऑनलाइन यहाँ पे सेंड कर सकते हो वाया IMPS से। सेटलमेंट अगर टाइप देखें तो हाफ आवरली लगता है, यानी कि आप देखो कि NEFT से आप भेजते हो पैसे तो आधे घंटे तक जो है मैक्सिमम आपका टाइम लेता है कि आपके पैसे जो है पहुंच जाएंगे। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है कि जैसे आप भेजते हो वैसे ही वो चला जाता है, और ऑनलाइन भी आपका जो है IMPS में भी आपका इमीडिएट हो जाता है। सर्विस टाइमिंग आप देखो तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्किंग डेज़ में ही है, ये 24/7 365 डेज़ हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन आते ही जो है आप कभी भी इस तरीके का पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए देखिए डिजिटल पेमेंट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। आपको ये चीज़ें बैरियर नहीं होती है कि बैंकिंग आवर्स में ही आप इसको जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे पहले था NEFT और RTGS, इसका टाइम फिक्स था, उसी बीच में आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो। बट अब ये ऑनलाइन आ चुका है, तो अब यहाँ पे कोई भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन और बैरियर नहीं है। फाइन। डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो आपके पास होगा ही। और यहाँ पे UPI की बात करूँ तो UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इट मीन्स कि अब आपको जो है कार्ड डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, अपने अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, IFSC कोड देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको वीज़ा ना इसकी टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं बोलती हूँ परचेज़ करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे मुझे 7004303907 में आप मुझे जो है पेमेंट कर सकते हो। तो ये कितना आसान हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एक फ़ोन नंबर है और साथ ही साथ @UPI होता है, या फिर कोई और बैंक की यहाँ पे SBI या फिर इस तरीके का और भी होता है। बट ये एक आपका एड्रेस हो गया, इसको आप लोग इनपुट करो और तुरंत आप जो है अपना कार्ड डिटेल्स को दिए बिना आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिक्योर कर सकते हो। तो ये एक मोड है जिसमें कि आप देखो डिजिटल पेमेंट किया जाता है। इंडिया में अगर हम लोग देखें डिजिटल पेमेंट, तो यहाँ पे अभी तक आप देखो कि लोग जो है ना डिजिटल पेमेंट डेबिट कार्ड और यहाँ पे PPI और IMPS के थ्रू ज़्यादा करते हैं। तो डेबिट कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये चीज़ें आप देखो। और साथ ही साथ 50% जो है वो यहाँ पे यही तीनों मोड जो है यूज़ करते हैं। तो चलिए जो भी है बेटर है, ठीक है। फिर आप देखो कि वैल्यू सेगमेंट अगर हम लोग देखें तो ये वॉल्यूम है, ठीक है, कि हाँ इतने सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन वैल्यू कि किस मोड को यहाँ पे ज़्यादातर वैल्यू दिया गया, तो नन अदर देन ये RTGS और NEFT है। यानी कि जितना ह्यूज यहाँ पे मनी आपका ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो आज के भी डेट में जो लोग हैं वो RTGS और NEFT पे ज़्यादा रियलाई करते हैं। 53% जो टोटल पेमेंट होता है ये वैल्यू के बेसिस पे, ये आपका RTGS और NEFT के बेसिस पे होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैपिटा अगर देखें तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ पे आप देखो कि 2014 में 2.38 था, लेकिन आज के डेट में आप देखो 2019 के फिनेंशियल ईयर में ये 22.42% हो चुका है। तो काफ़ी हद तक हमारे यहाँ बढ़ा है। अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में, ठीक है। हमारे यहाँ तो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तो आ ही चुका है, बट बिना चैलेंज के कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, यानी कि आप देखो कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की जो इंटीग्रेशन है उसकी कमी देखने को मिलेगी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म में सही तरीके से काम नहीं करता है। आप अगर भीम ऐप यूज़ करते हो तो कहीं कहीं पे आप देखो कि किसी किसी के नेटवर्क पे भीम बहुत अच्छा काम करता है और कहीं कहीं भीम अच्छा काम नहीं करता है। किसी किसी एरिया में आप देखो कि कुछ ऐप है जैसे गूगल पे तो यूनिवर्सल है, वो हर जगह अच्छे से काम करता है।
बट ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, यानी कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी देखने को मिलती है। सेकेंड वन इज़ सिक्योरिटी, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम रिस्क जो डेटा थेफ्ट का है, जो आज की डेट में डेटा की चोरी हो रही है, डेटा इज़ अ बिग ऑयल आज की डेट में माना जा रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी पर्पस है ये सबसे बड़ी है। आप देखो ये हैकिंग, सिक्योरिटी ब्रीचेस इतना ज़्यादा होता है ना, जिससे लोगों की फिनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रही है। जो लोग अनअवेयर है इस तरीके की चीज़ों से, वो बहुत जल्दी फंस जाते हैं और उनके पैसे यहाँ पे चले जा रहे हैं। इवन मैं इतने ऐसे लोगों को भी जानती हूँ ना, जो अपने OTP तक भी शेयर कर देते हैं। तो प्लीज़ डोंट शेयर योर OTP, डोंट शेयर योर पिन कार्ड्स, पिन नंबर्स जो कि आपके कार्ड के होते हैं। दीज आर कॉन्फिडेंशियल। आपको कभी भी किसी दोस्तों के साथ कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट उस तरीके के दोस्तों के साथ तो नहीं शेयर करना चाहिए जिसके साथ आप रह रहे हो, या फिर आप एकदम रेगुलर मीट करते हो, रेगुलर उनके साथ घूमते फिरते हो। तो वैसे दोस्तों के साथ मत ही शेयर करो, तो ये बेटर है। ना ही आपको किसी की जानने की ज़रूरत है, ना आप किसी का जानो। सीरियसली मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें कुछ होती है जिसको आप जो है ना, दोस्ती यारी या फिर एक होता है ना, इन सारी चीज़ों में आप गवा दोगे। आप नहीं जानते हो कि आपके बगल वाला इंसान आपको किस तरीके से ले रहा है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनके पास एनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट कर सके। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे शॉप्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे POS मशीन है ही नहीं। और इवन बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत इवन गाँव वाले एरिया में आप देखो कि दुकान में POS मशीन नहीं होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब लोग जो है ये डिजिटल मोड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। फाइन, एक रिपोर्ट जो यहाँ पे नीलसन के द्वारा 2019 में एक रिपोर्ट यहाँ पे लाया गया है, जो कि बताया गया है कि 70% जो रूरल पॉपुलेशन है ना, उनके पास एक्टिव इंटरनेट फैसिलिटी ही नहीं है। इट मीन्स कि आप समझो कि गांव वाले एरिया ऐसे है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो फिर लोग कैसे यहाँ पे आपका डिजिटल पेमेंट यूज़ करेंगे। और ये चीज़ें आप देखो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जो है ना, बहुत कम इंटरनेट पेनिट्रेशन है। ये सारे रीजन में आप जाओगे तो थोड़ा सा इंटीरियर में आप जाओगे, सिटी वगैरह में, कैपिटल स्टेट में तो बहुत अच्छी नेटवर्क कनेक्शन है। बट आप जैसे ही इंटीरियर में जाओगे ना, थोड़ा रिमोट एरिया में जाओगे, तो बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पे कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो क्या वहाँ के लोग यहाँ ऐसे ही डिजिटल पेमेंट यूज़ करेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर डिजिटल इलिटरेसी है, यानी कि कैसे यहाँ पे पेमेंट करें, ये अज्ञानता भी बहुत ज़्यादा है। ये एक अलग से लिटरेट होने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो कुछ लोग हैं, जैसे हमारे जनरेशन के तो लोग समझ ही जाते हैं नो डाउट, बट लड़कियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि कम पढ़ी लिखी होती है। तो वैसी लड़कियां जो है कम तरीके से वो समझ पाती है और वो चला भी नहीं पाती, इसको ऑपरेट भी नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो वो भी आज के डेट में ऑपरेट कर पा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है ना, वो हमारे पेरेंट्स को या फिर उनके पेरेंट्स को, जो दादा दादी, नाना नानी वाले जनरेशन है। हमारे पेरेंट्स भी अगर बहुत ही ज़्यादा अगर इंटरेस्टेड है तो वो इसको समझ लेते, ऑपरेट कर लेते, या फिर सिखाने के बहुत टाइम तक जो है वो ऑपरेट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम होता है कि जो यहाँ पे फैमिलियर नहीं है इस तरीके के स्मार्टफोन से, और वो यूज़ करने से ज़्यादा ना डरते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके नाना नानी, दादा दादी आज की भी डेट में अगर डरते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने से, तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है हमारे इंडिया में। तो डिजिटल लिटरेसी की कमी है। आप देखो कि NSSO का डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सिर्फ 4.4% जो रूरल हाउस होल्ड है वो यहाँ पे डिजिटल लिटरेट है। 23.4 जो अर्बन हाउस होल्ड है उनके पास कंप्यूटर है। बाकी 42% जो अर्बन हाउस होल्ड है उनके पास कंप्यूटर है विद इंटरनेट। और ओनली 14% जो यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड है उनके पास इंटरनेट होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि कंप्यूटर है बट इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो कंप्यूटर नहीं है, या फिर दोनों है तो वो बहुत कम जगह है। ये चीज़ें सेम हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में भी चैलेंजेस में पढ़े थे, और ये डिजिटल पेमेंट में भी आपका काम आता है कि हाँ इस तरीके की भी प्रॉब्लम है। साथ ही ट्रांजैक्शन चार्ज और मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है कंज्यूमर का, और मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो रिटेलर के लिए है, ये भी एक एडिशनल टैक्स जैसा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हेजिटेट देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पे डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मान लीजिए कि उसका 1% जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे जो दुकान वाले होते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी था, इसमें UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो वो क्या है रिटेलर्स के लिए है। वो अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको भी कुछ जो है यहाँ पे चार्जेस देनी होती है। बट हालांकि अब ये सब हट गया है, लेकिन हाँ ये एक आपका एक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जो कि फैमिलियर तरीके से लोग जो है ना डिजिटल मोड यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए ये सारे तो प्रॉब्लम्स है जिसको देखा जाएगा आगे आकर, जो है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन फर्दर हम लोग इनिशिएटिव देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहली बात है कि हमें डिवाइसेस को और ब्राउज़र को स्टैंडर्डाइज करना होगा। इट मीन्स कि हमें ये ज़रूरत है कि जो पेमेंट यूनिफॉर्म करनी होगी पूरे ऑल काइंड ऑफ ब्राउज़र में, डिवाइसेस में, यानी कि जो भी आप डिवाइसेस यूज़ करो, कोई भी ब्रांड का करो, कुछ भी आप करो, उसमें आप पेमेंट कर पाओ, ऐसा यहाँ पे करना है। गेटवे बेटर तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फील्ड हो जाए। साथ ही कॉन्फिडेंस ऑफ यूज़र्स को एंगेज करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी भी तरीके से जो है ना यूज़र्स की कॉन्फिडेंस को गेन करना है। जब तक लोग यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक वो इस फील्ड में नहीं आएंगे। सेकंड चीज़ है कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन। बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है आज के भी डेट में उनको अवेयर नहीं है कि डिजिटल पेमेंट कैसे करना है। इवन आप देखो कि जो बार कोड होता है ना उसको भी स्कैन करके लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। कितना ईजी है, सिंपल वे है वो, आपका हर जगह, हर शॉप में, हर जगह आपको वो देखने को मिलेगा। अगर आप पीओएस मशीन से यूज़ करने में अगर डर रहे हो तो आप वो बार कोड को ही जो स्कैन करके भी पे कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग ना उसके बारे में भी अवेयर नहीं होता है और उनको डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, यानी कि डिजिटल लिटरेसी भी ज़रूरी है। साथ ही इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। आप देखो सबसे बड़ी बात यही है कि मोबाइल फ़ोन की जो एसेसिबिलिटी है वो घर में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखो तो सिर्फ लड़के को होता है और लड़कियों के पास बहुत कम ही मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है। अगर घर में मोबाइल फ़ोन भी है तो उस एरिया में इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट है तो घर में उस तरीके का मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो है ना उनको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट में अगर स्विच करना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि कैशबैक। आप देखो कि जब आप पहली बार रिचार्ज करते हो या फिर पहली बार कुछ परचेज़ करते हो तो आपको कैशबैक मिलता था, पहले बहुत मिलता था, अब तो ये कम हो चुका है। और आप लिंक भी शेयर करो तो गूगल पे में भी आपको कैशबैक मिलता था। तो अगर आप कैशबैक दोगे ना तो इस हिसाब से लोग जो है ज़रूर उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि किसको पसंद नहीं है कैशबैक, चाहे वो 50 रुपये का हो या 500 रुपये का हो, हर किसी को कैशबैक अच्छी लगती है। तो कैशबैक दीजिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिजिटल पेमेंट को यूज़ कर सके। ये एकदम बिल्कुल सही है जो आप फील भी कर रहे होंगे, और ये एकदम आपका सही भी है, रियलिटी भी है। ओके, अब देखते हैं कि क्या इसका क्या एडवांटेज है, क्यों इतना हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि हाँ डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले आप देखो कि इससे फिनेंशियल इंक्लूजन होगा। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था तो उसमें क्या था, फिनेंशियल इंक्लूजन था। इट मीन्स कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट तक जोड़ना, बैंकों तक जोड़ना, उनके पास एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो लोगों के पास अगर बैंक अकाउंट होगा ना तो काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। आप ही देखो, आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप क्या कर पाते हो, अगर आप गैस सिलेंडर खरीदते हो तो सरकार आपको सब्सिडी दे पाती है, या फिर किसान जो फर्टिलाइज़र खरीदते हैं तो किसान को सब्सिडी मिल जाता है। पीएम किसान के तहत जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू सरकार जो है उनके डायरेक्ट अकाउंट में जो है पैसे भेज देते हैं। बीच में जो बिचौलिया थे, इंटरमीडियरीज थे, उनका काम खत्म हो गया। साथ ही साथ जो है आपका ट्रांजेक्शन भी हो जाता है। आप जैसे कहीं पर भी पेमेंट करो, कुछ भी परचेज़ करो, आज के डेट में ग्रॉसरीज खरीदो, खाने खरीदो या फिर कपड़े खरीदो, हर एक चीज़ आप घर बैठे जो है वो कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो आप ये काम कर पा रहे हो। ज़रूरत है किसी फैमिली मेम्बर को तो आप दूर हो तो आप उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो, कहीं पे भी रह के, इंडिया में या इंटरनेशनल कहीं पे भी आप रहो इस दुनिया में, आप बैंक का अगर अकाउंट है आपके पास तो आपको जो है पैसे की दिक्कत नहीं होगी, आप हमेशा जो है आराम से लेन देन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, सुविधा है, क्योंकि फिनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग बैंक के साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी, लाइफ आसान हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो कि कन्वीनियंट है, इसको यूज़ करना हैजल फ्री है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारा ऐप आप बार बार खोल रहे हो, अंदर में जाकर आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना, नहीं, बहुत आसान होता है पेमेंट करने में, 1-2 क्लिक में आपका पेमेंट हो जाता है। सिक्योर ट्रांजैक्शन भी है। अब ऐसा कहा जाता है कि सिक्योर है, कहीं ना कहीं आप देखो कि ये ऐसा नहीं है कि आपके ट्रांजेक्शन जो है हैक हो रहे हैं, ये फ्रिक्वेंट नहीं होता, तो इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो, इट इज़ अ सिक्योर ट्रांजेक्शन। साथ ही इंसेंटिव्स और कैशबैक ऑफर है, नो डाउट कैशबैक ऑफर तो मिलते ही है जो कि काफ़ी बेहतर होता है। और एलिमिनेशन है काउंटरफिट करेंसी का, जो गलत नकली नोट जो होते हैं ना उसका यूज़ अब कम हो पा रहा है। और आप देखो कि काफ़ी बार जो है ये 500 की नोट और पहले जो 1000 की नोट्स थी, इवन अभी 2000 की जो नोट्स भी चल रही है, तो इसकी नकली करेंसी जो है ना हमारा नेपाल से बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। तो नेपाल बिहार बॉर्डर में जो है ना ये आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे कंट्री में नेपाल से ही आता है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो काउंटरफिट करेंसी है ना इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो अब जाकर आपको ये नहीं ऐसा होगा। कैशलेस इकॉनमी है, अच्छा है, लोगों के पास जो है पैसे की इतना नहीं रहेगा कि हाँ जेब में पैसे लेकर घूमना है, बार बार वो एटीएम से विड्रॉ नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा एटीएम के ऊपर भी जो लोड है वो कम आ पाएगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया गया है जिससे कि हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर सके। तो सबसे पहले तो ये कानून लाया गया है जिसमें कि आप देखो कि पेमेंट सिस्टम को इंडिया में सुपरवाइज़ किया जा रहा है और रेगुलेट किया जा रहा है। सेकंड है कि मर्चेंट डिस्काउंट जो रेट है उसको रैशनलाइज़ किया गया। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक तरीके का रेट है जो कि मर्चेंट के ऊपर चार्ज किया जाता था जब भी वो पेमेंट प्रोसेसिंग करते थे डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के। तो इसको अब रैशनलाइज़ किया गया, अब इसको यहाँ पे भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमारे यहाँ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी आरबीआई के द्वारा लाया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पीओएस मशीन जो है ना वो दुकानों तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, डीजी साला है यानी कि फ्री दूरदर्शन डीटीएच एजुकेशनल चैनल है जिससे कि लोगों को अवेयरनेस फैला सके, लोगों को बताए यहाँ पे ये आपका दूरदर्शन जो है उसमें इंटरनेट की तो ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। वो तो आप टेलीविज़न ओपन करो तो दूरदर्शन चैनल जो है वो फ्री रहता है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे बताया जाता है, एक प्रोग्राम आता है जिसके थ्रू लोगों को इनक्रेज किया जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है काफ़ी सिक्योर है और आप इसका यूज़ कर सको। तो दिस इज़ डीजी शाला। और वित्तीय साक्षरता अभियान है यानी कि ये जो है आपका डिजिटल लिटरेसी के लिए भी हमारे यहाँ योजना चलाया जा रहा है जिसका ये मेन एम है कि जो यूथ है और स्टूडेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के उनको इंगेज करे और इनकरेज करे, साथ ही साथ सारे पेयर्स और जो पेई है उनको यहाँ पे मोटिवेट करे कि डिजिटली अनेबल जो कैशलेस इकॉनमी सिस्टम है हमारे लिए उसको यूज़ करे फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो कि हमारे सरकार और आरबीआई सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल हो सके। ओके, सो देखिए डिजिटल पेमेंट ट्रेंड हमारे इंडिया में देखिए तो ये भी बढ़ते ही जा रहा है। लास्ट 5 ईयर में अगर आपसे कहा जाए कि डिजिटल पेमेंट जो वॉल्यूम है वो हमारे कंट्री में इंक्रीज़ हुआ है तो येस इट इज़ ट्रू कि लगातार जो है ये इंक्रीज़ होते जा रहा है। और ये लॉकडाउन का कमाल आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना चाहकर भी जो है डिजिटल पेमेंट की तरफ जो है वो बढ़े हैं, है कि नहीं? क्योंकि अब अभी आप लोग देखो कि दुकान जाने से डर लगता है शॉप जाने से डर लगता है, तो जो भी ग्रॉसरीज़ के सामान है तो वो सारे आप जो है बिग बास्केट ये सारी चीज़ों से मंगवा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी को यूज़ करो, 2 पैसा ज़्यादा ही क्यों ना लगे बट आप सेफ़ और सिक्योर रहोगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो आप वैल्यू के बेसिस पे देख सकते हो तो वैल्यू के थ्रू भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम के थ्रू भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने देखा, यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए न्यू डायरेक्शन आया तो उस डायरेक्शन में क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा, डिजिटल पेमेंट का हालचाल क्या है हमारे इंडिया में, सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लाया गया है, क्या एडवांटेजेस है, क्या चैलेंजेस है, उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है। तो आई डोंट थिंक कि अब आपके ऊपर अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। एक अच्छा टॉपिक था जिसमें कि पूरी तरीके से हमने डिस्कस किया। कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।